Continue with chapter cash flow statement. Today in this video we are going to discuss one more question of cash flow statement with adjustment, that is question number 43. As you can see, the balance sheet is given to you and some information in notes to accounts is also there. The very first is reserve and surplus, in which general reserve and surplus is there. Then it is short term provision, tangible assets, tangible fixed assets, and in the notes proposed dividend on equity share for the year ended 31st March 2019 and 20 is given. And you are required to prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2020. अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने कैश फ्लो का फॉर्मेट पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए कई बार हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ सकता है, कई बार नहीं भी बनाना पड़ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो अगर हम ध्यान दें क्वेश्चंस की तरफ, सबसे पहले हमें चाहिए होता है डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस, तो ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन है। देन हमें चाहिए होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। सो ट्रांसफर टू रिजर्व भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैं यहाँ से क्यों वैल्यू देख रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में गिवन है, इसमें नोट नंबर 1 लिखा है। जब नोट नंबर 1 लिखा है तो आपको जो डिटेल है वो नीचे से ही देखनी पड़ेगी। सो आपको एक पॉइंट भी मिल गया ना, मतलब आपको जो है वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। सो मैंने लिख लिया कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले मुझे इसमें फॉर्मेट आना चाहिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस, और वो भी हम लेते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब जब मैंने डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस देखना है तो मैं यहाँ से नहीं लूँगी डायरेक्ट, क्योंकि इसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है, तो डायरेक्टली मैं नोट नंबर 1 पे जाऊँगी। नोट नंबर 1 में आपको 2 आइटम्स गिवन है। सबसे पहले हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस। सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है 27,000 माइनस 18,000, ये आपके पास आ गया 9,000। सो मैंने लिख लिया 27,000 माइनस 80,000, इट कम्स टू बी 9,000। देन उसके बाद मुझे चाहिए होता है ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई भी क्वेश्चन में रिजर्व गिवन हो, सब यहीं आएंगे। सो आपको जनरल रिजर्व गिवन है, पहले था 20,000 का, बाद में हो गया 30,000 का, तो मतलब साल में कंपनी ने कितने इसमें पैसे डाले होंगे, 10,000। सो यहाँ मैंने लिख लिया ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000। देन इसके बाद मुझे चाहिए होता है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, जो पे किया गया है। तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो आपको प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स गिवन है। तो प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, पिछले साल वाला इस साल वाला अगले साल। तो बट ऑब्वियस है 2019 वाला हमने इस साल दिया होगा और 2020 वाला अगले साल देंगे। सो 2019 वाला हमने इस साल दिया, दैट इज ₹39,000। सो मैंने इसमें लिख लिया प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो मैंने पे किया है। सो मैंने पिछले साल वाला पे किया हुआ इस साल, सो यहाँ मैंने लिख लिया 39,000। इसके बाद आपको चाहिए इंटेरियम डिविडेंड, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर गिवन होता तो मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता लग जाता। देन इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन होगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे नोट नंबर 2 लिखा गया है। सो डायरेक्टली मैं नोट नंबर 2 में आ गई, तो यहाँ गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो करंट ईयर में बनाई। सो कितनी लिखी है 32,000। सो इसमें मैंने ऐड कर दिया 32,000, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 32,000। सो यहाँ मैंने लिख लिया 32,000।
इसके बाद हमारे पास आता था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड। अगर आपका कोई लॉस हुआ हो तो ऐसा क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं गिवन। देन लेस में आपके पास आता था रिफंड ऑफ टैक्स, वो भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिटेड, वो भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। सो वर्किंग नोट फर्स्ट में यही सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सो इसको हमने प्लस कर लेना। 10,000 प्लस 9,000 19,000, 19,000 प्लस 39,000 ये आपके पास आ गया 58,000 प्लस 32,000 ये आपके पास आ गया 90,000। सो मैंने यहाँ लिख लिया 90,000। सो जो ये आपका फाइनल है इसको हम कहाँ ले जाएंगे अब, अपने मेन फॉर्मेट में, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1, इट कम्स टू बी 90,000। इसके बाद हम करते थे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहले इसमें ऐड में आता था डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन आपको हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी, इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। इसके बाद हमारे पास आता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, कोई भी इंटेंजिबल एसेट। सो गुडविल पहले थी 50,000 की, बाद में होगी 40,000 की, कम होगी है मतलब ये अमोर्टाइज्ड होगी। सो यहाँ मैंने लिख लिया गुडविल अमोर्टाइज्ड कितने के साथ, विद ₹10,000। देन किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट, तो मुझे क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गिवन। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी हमें नहीं गिवन। सो लेस की अगर बात करें तो लेस में हमें चाहिए होता था डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। सो उसमें से हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन। देन इट इज बस एक ही आइटम आपको गिवन है। सो 10,000 मैंने बाहर लिख लिया, 90,000 प्लस 10,000 ये आपके पास आ गया 1 लाख। जो 1 लाख है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम ऐड करते थे अगर कोई करंट एसेट्स डिक्रीज हो और अगर कोई करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो, और लेस में हम करते थे इसका रिवर्स, अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज हो और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो। सो पहले करंट लाइबिलिटीज देखते हैं। ट्रेड पेबल्स पहले थे 35,000 के, बाद में हो गए 53,000 के, मतलब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। सो जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती तो हम ऐड में लिखते हैं। सो यहाँ मैंने लिख लिया ट्रेड पेबल और इसका डिफरेंस मैंने लिख लिया 18,000। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज हैं, ये आपको गिवन है। पहले थे 8,000 के, बाद में 6,000 के हो गए। सो ये कम हो गए। जब करंट एसेट कम होती तो उसको हम डिक्रीज में लिखते हैं। सो लिख दिया अदर करंट लाइबिलिटीज विद ₹2,000, दैट इज द डिफरेंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने यहाँ नहीं देखना क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स की हम पहले ही एडजस्टमेंट कर चुके हैं। देन करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज, पहले इन्वेंट्रीज थी 57,000 की, बाद में होगी 39,000 की। सो करंट एसेट कम हो गई है। जब करंट एसेट कम होती तो हम ऐड में लिखते हैं। सो मैंने लिख दिया इन्वेंट्रीज, ये आपके पास आ गया विद द डिफरेंस 18,000। देन इट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले थे 75,000 के, बाद में हो गए 1,08,000 के, इंक्रीज हो गए। जब करंट एसेट इंक्रीज होती है तो मैं लेस में लिखती हूँ। सो मैंने लिख लिया ट्रेड रिसीवेबल्स विद द डिफरेंस दैट इज 33,000। ये आइटम लेस वाली है, सो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। देन इट इज कैश एंड बैंक बैलेंस। सो कैश और बैंक बैलेंस तो कभी भी नहीं आता बिकॉज इसका अपना ही सेपरेट होता है। सो दैट्स इट। देन इट इज इन दोनों को ऐड वालों को प्लस किया, ये आपके पास आ गया 36,000। 1 लाख प्लस 36,000 ये आ गया 1,36,000। ये माइनस माइनस वाले आपस में प्लस कर देंगे 35,000, बट ये नेगेटिव में है सो इसको मैंने लेस में लिख लिया। 1,36,000 में से 35,000 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 1,01,000। देन लास्ट में हम लेस करते हैं
टैक्स पेड। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड के बारे में नीचे कुछ नहीं गिवन तो आपने क्या देखना, जो पिछले साल वाला होगा वो इस साल पे कर दिया गया, जो इस साल वाला है वो पिछले साल पे होगा, अगले साल हो जाएगा। सो 2019 वाला टैक्स हमने इस साल दे देना है और 2020 वाला हमने नेक्स्ट ईयर दे देना है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स 28,000। सो यहाँ मैंने लिख लिया 28,000, ये आपके पास आ गया। $73,000। अब ये 73,000 आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। सो पॉजिटिव आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन सेकंड एक्टिविटी हमारे पास होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की बात और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। सो फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट है, इसके आगे लिखा गया नोट नंबर 3। सो डायरेक्टली मैं नोट नंबर 3 में आ गई। लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 1,10,000 की, बाद में होगी 57,000 की, कम हो गई है तो इसका मतलब हमने सेल कर दिया, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सो कितने की सेल हुई है, विद द डिफरेंस 53,000 सॉरी, सेल है तो पॉजिटिव आएगी। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 90,000 की, बाद में होगी 1,91,000 की, इंक्रीज होगी तो मतलब परचेज हो गया। सो मैंने लिख लिया परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद द डिफरेंस ऑफ 1,01,000, और ये नेगेटिव में हो गया बिकॉज पैसों का आउटफ्लो होता है। फिर हम इसमें बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 10,000 की थी, फिर 35,000 की हो गई है। सो ये भी बढ़ गई है, इंक्रीज होगी मतलब परचेज होगी। सो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विद द डिफरेंस ऑफ 25,000, परचेज है सो नेगेटिव आ जाएगा। सो फिक्स्ड एसेट देख ली, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देख ली, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। सो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आपके पास आ गया 73,000 नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव में है तो यहाँ मैंने लिख दिया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आता है तो हम वर्ड यूज करते हैं यूज्ड। थर्ड हमारे पास होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हम शेयर्स, डिबेंचर्स, उनके इंटरेस्ट, डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करेंगे। पहले शेयर कैपिटल थी 3 लाख की, बाद में होगी 3,50,000 की, बढ़ गई है तो मतलब इशू होगी। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सो कितने से इंक्रीज हो गया 50,000। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो पैसों का इनफ्लो होता है, इट इज अ पॉजिटिव आइटम। डिबेंचर्स वगैरह आपको कुछ भी नहीं गिवन। सो डिविडेंड की भी इसी में ही बात होती है, जो हमने प्रपोज डिविडेंड दिया था वो भी इसी में ही आएगा। सो लिख लिया मैंने प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। सो कितना पे किया था पिछले साल वाला, ये पे किया है। सो ये नेगेटिव होगा बिकॉज पैसों का आउटफ्लो होता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। ये आपके पास आ गया 11,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो यहाँ मैंने लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो अभी तक हमने ऑपरेटिंग सॉल्व कर ली पूरी, इन्वेस्टिंग कर ली, फाइनेंसिंग कर ली। अब इसके बाद जो इनके फाइनल आंसर है 73,000 पॉजिटिव, 73,000 नेगेटिव एंड 11,000 पॉजिटिव। सो 70 से 73 तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा 11,000 पॉजिटिव बचा। जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ क्या लिखूंगी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर नेगेटिव आता तो मैं नेट डिक्रीज लिखती। अब मेरे पास कितना आंसर आया है 11,000 पॉजिटिव। ये तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व करके, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग को। अब इसमें हम ऐड करते हैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, नॉट द डिफरेंस, ओनली ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक। सो इसमें कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज सब इसी में ही आती हैं। सो इसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 17,000, सिर्फ ओपनिंग देखना है।
सो मैंने इसमें 17,000 को ऐड किया, ये आपके पास आ गया 28,000। ये आपका फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर किसके बराबर होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। सो क्लोजिंग बैलेंस अगर आप चेक करें तो यहाँ 28,000 है। सो क्लोजिंग बैलेंस और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आए इट शुड बी सेम। अगर सेम है तभी आपका आंसर बिल्कुल सही है। So this was about question number 43, cash flow statement with adjustment.